तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं जो है आज का वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो लेकर आपके सामने आ गया हूं। बहुत दिनों से विद्यार्थियों का इंतज़ार था, वेट था इस वीडियो के लिए, और उस वीडियो को मैं लेकर आज आ गया हूँ। और आज का जो वीडियो है वो आपका बिहार बोर्ड क्लास 10th पैनोरमा जो बुक है इंग्लिश का, उसका पहला चैप्टर मैं लेकर आ गया हूँ। बहुत बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे चैनल पर हैं, और आपका विद्यालय में जो है ये कोचिंग से भी जुड़े हुए हैं। जो बच्चे किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत ही डिमांड था कि सर आप पैनोरमा बुक को पढ़ाइए, पैनोरमा बुक को पढ़ाइए। हम लोग जो है सेकेंड इंग्लिश को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, आपके चैनल पर है, ठीक है, आप इसको पढ़ाइए। तो मैं आपको इतने डिमांड के बाद जो है और एक क्रम के कहिए हिसाब से भी आज मैं जो वीडियो है वह लेकर आ गया हूँ आपके सामने। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। पूरे चैप्टर का मैंने जो है आपका महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं लेकर आ गया हूँ कि अगर आपको इसको एक बार ठीक से एक बार अगर आप सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, तो समझिए कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस लेसन से नहीं छूटेगा आपका, और ना ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा। और लेसन तो ऐसे याद हो जाएगा आपके दिमाग में, कभी पॉइंट जाएगा भी नहीं। और बहुत ही कम समय में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, मैंने बहुत ही बातों को उसको शॉर्ट करके बताने की कोशिश किया है, लिखने की कोशिश किया है, और मैं आपको आज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के हुए। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले हैं और इंग्लिश में जो अच्छे नंबर से लाना चाहते हैं वह इस वीडियो को देखें और इसका उनको लाभ मिल सके। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर आप जुड़े रहिएगा तो आने वाले समय में एग्ज़ाम से संबंधित जिस तरह की भी जानकारियाँ होती हैं, एग्ज़ाम में कैसे बेहतर नंबर पाएँ, कैसे लिखेंगे, किस तरह के नंबर चेक किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पर नंबर काटे जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, इन सभी बातों को मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आपको पूरे साल इस चैनल पर जुड़े रहना पड़ेगा, समझते रहना पड़ेगा, क्योंकि सभी चीज़ का एक क्रम होता है और एक तरीका होता है। तो चलिए आज जो है वो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप हेडिंग देख सकते हैं, हेडिंग में मैंने क्या दिया है। हेडिंग पर जो आपका दिया गया है, ठीक है, बिहार बोर्ड आपका यहाँ दिया गया है कि बिहार बोर्ड क्लास 10th। देखिए क्लास 10th इंग्लिश, और कौन सा इंग्लिश, तो पैनोरमा, ठीक है, और चैप्टर 1 है, लेसन 1 है। हेडिंग में मैंने यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिख दिया है, इसका नाम है द पेज फॉर लिविंग, द पेज फॉर लिविंग। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल का जो है आपका पाठ का जो टाइटल का लेसन का जो मतलब है, मीनिंग है, उसको हम लोग समझेंगे। तो पेस मतलब रेस यानी कि रफ्तार, और आपका लिविंग मतलब जीना। तो कुल मिलाकर अगर बात कहा जाए तो इसका मतलब हुआ जीने की रफ्तार। अब रफ्तार से समझ में आ रहा है आपको। अब जैसे सुने हो तो आपके दिमाग में कि रफ्तार का मतलब क्या हुआ। तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है, और बहुत कुछ जानकारी हमें देकर जाएगा। अगर आप बिल्कुल चैनल पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, तब अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें अब रफ्तार में यह दिया गया है कि आज का जो समय चल रहा है बिल्कुल फास्ट मूवमेंट का चल रहा है। तो क्या हमें फास्ट मूवमेंट चलना चाहिए, समय के हिसाब से चलना चाहिए। अगर कोई फास्ट नहीं चलता है तो उसका क्या होगा, उसका लाइफ कैसे कटेगा, वह क्या कर पाएगा जीवन में, क्या आगे बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ पाएगा, वह सफल हो पाएगा या नहीं, या बहुत जो अधिक ज़्यादा फास्ट हो जाएगा उसके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी। तो इन सभी बातों को हम लोग इस लेसन में देखेंगे। तो आपका द पेज फॉर लिविंग ये चैप्टर का नाम है। दूसरा आपका आगे कह रहा है कि और यह एक ऐसे है, ठीक है, क्योंकि इसमें बातों को आपको जो है पेज फॉर लिविंग को, रेस की बातों को जो है इसमें प्रूफ किया गया है सिर्फ। तो यह अगर कहानी के वर्क टाइप में अगर आता है कौन सा है, या ड्रामा है, स्टोरी है, प्ले है, ऐसे है, इंटरव्यू है, तो आप उसमें ऐसे में टिक लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए R.C. हचिनसन इसके लेखक जो है, इसके आपका जो ऑथर है वो है R.C. हचिनसन साहब है, ठीक है। और इनका पूरा नाम जो है उसमें दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, लिखा है यहाँ पर। देखिए इनका नाम है आपका रे कैरेटन हचिनसन, पूरा नाम इनका है। पाठ में आपका जो बुक में है वो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं दिया है, डेट ऑफ डेथ भी नहीं दिया है, लेकिन वो भी मैंने आपको बताने का यहाँ कोशिश किया है। देखिए आपका इनको जो DOB जो है, इनका डेट ऑफ बर्थ जो है वह 30 आपका जनवरी 1907 है, डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ डेथ जो है, इनकी मृत्यु तिथि जो है वो आपका 3 जुलाई 1975 है। तो ये डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ हो गया किनका, R.C. हचिनसन साहब का, ठीक है। अब देखिए यह पेशे से क्या थे, तो यह एक ब्रिटिश नोबलिस्ट थे, नोबलिस्ट थे। तो नोबलिस्ट कौन होगा, तो जो नोवेल लिखने वाले होंगे उनको नोबलिस्ट कहते हैं, जो ड्रामा लिखने वाले होते हैं उनको ड्रामेटिस्ट कहते हैं, जो पोएम लिखने वाले होते हैं उनको पोएट कहते हैं, जो एसे लिखने वाले हैं उनको एसेइस्ट कहते हैं।
आपको, और जो आपका क्रिटिक लिखने वाले होते हैं उनको जो क्रिटिसिज्म लिखते हैं उनको हम लोग क्रिटिक कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे ब्रिटिश नोबलिस्ट होते हैं। और ब्रिटिश नोबलिस्ट वाली बात जो है कितनी बार एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा है। मेरे चैनल पर मैंने प्रीवियस एग्जाम जो भी 24वें एग्जाम हुआ है मंथली, हर मैक्सिमम एग्जाम में जो है आपका मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन कि आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स में दे देता है 4 ऑप्शन के साथ कि आरसी हचिंसन डेट 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 आपका नोबलिस्ट, और ऑप्शन में दे देता है ब्रिटिश, अमेरिकन, इंडियन और डॉट बहुत कुछ देता है। तो क्या हो जाएगा, ब्रिटिश नोबलिस्ट थे यह। तो आरसी हचिंसन साहब क्या थे, तो यह ब्रिटिश नोबलिस्ट थे। उसके बाद इन्होंने अपने वर्क में क्या दिखाया है, क्या चीज़ों को दिखाते हैं, क्या समझाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आपका इन आपका एग्जिबिट इन सेंसिटिव, इसमें किस चीज़ को वो दिखाते हैं अपने वर्कों में, अपने ये मतलब इनका जो भी वर्क होता है लिखते हैं उसमें क्या या शो करते हैं। तो ब्रिटिश नोबलिस्ट वाली तो बात हो ही गया। करेंगे एग्जिबिट सेंसिटिव इशूज, सेंसिटिव मतलब बहुत ही चेतनापूर्ण जो है आपका इशू को, मतलब बातों को यह रखते हैं, बताते हैं। जैसा आज का ही आपका जो लेसन है द पेस फॉर लिविंग, तो बहुत ही सेंसिटिव मैटर है कि पेस मतलब जीने के लाइफ में क्या भाई, रेस, ठीक है। जीवन तो जीते हैं हम लोग किसके लिए, आराम के लिए, सुविधा के लिए। फिर जीवन में रेस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सेंसिटिव मैटर हो गया बहुत। तो ये अपनी जो भी बातें लिखते हैं, इनका जो भी वर्क रहा है वो सेंसिटिव बात शो करता है। अच्छा, आज जो हम लोग प्रेजेंट लेसन पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट पढ़ेंगे, उस लेसन में उन्होंने क्या किया है, तो कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। इसका भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा है। ऑब्जेक्टिव में यह आपका जो कभी कभी इसको एगोनी को मिसिंग कर देता है, ऑप्शन में देता है, कभी कभी मॉडर्न को मिसिंग कर देता है। कि आरसी हचिंसन साहब ने इस लेखक में, इस लेसन में जो है किस चीज़ का जो है उन्होंने वर्णन किया है, किस चीज़ को कैप्चर किया है। तो एगोनी मतलब होता है दुख, व्याथा, तकलीफ है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में लेखक ने बताया है द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, मतलब आधुनिक युग के लोगों की जो व्यथा है, दुख है, तकलीफ है, वह क्या है, उस चीज़ को लेखक ने इस पाठ में बताने की कोशिश किया और बताए हैं। आरसी हचिंसन साहब हमें बताए हैं, ठीक है। तो कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, आप ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल जितना मैंने लिखा है सभी एक एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर ये बात नोट, अगर दिमाग में सेट, तो समझिए आप हो गए परफेक्ट। तो अब उसके बाद आगे कह रहा है कि अब इसमें यह जो वर्णन किए हैं और उसमें यह बताए हैं कि हाउ फास्ट मूवमेंट, कैसे जो है तेज गति, हॉर्स द नॉर्मल रिदम, कैसे जो है फास्ट मूवमेंट जो है वह नॉर्मल रिदम को जो है क्या कर दिया है, आपका चोट पहुंचा रहा है उसको, मतलब कि मतलब कि आपको क्या रियल चीज़ों को हमसे दूर कर दे रहा है। अब जरा आप ही सोचिए कि पहले जो लाइफ हमारा हुआ करता था, कितना इंजॉयबल लाइफ हुआ करता था, कितने मज़ेदार, घर के सब लोग एक साथ शाम में बैठते थे, हा ही किस्सा कहानी हुआ करता था, एक दूसरे पर कमेंट, बात, नकल, ठीक है, ये सभी बातें हुआ करता था। आज देख लीजिए क्या है, इतना फास्ट काम काम काम, सुबह से उठ जाइए तब से लेकर रात तक, सोने के समय तक काम, रात में सोइए तो सुबह के जगने के टेंशन में यह कि अगला दिन क्या काम है। तो आज जो ऐसा स्थिति हो गया है कि अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 लोग अगर एक रूम में भी सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं कहीं, 5 लोग 4 लोग 5 लोग अगर सोए हैं, पड़े हुए हैं, तो किसी से किसी को मतलब नहीं है। सब लोग अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, सब लोग, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई खाया कि नहीं खाया कोई पूछने वाला तक नहीं है। यह हाल हो गया है और यही व्याथा है, यही एगोनी है मॉडर्न मैन के, जो लेखक ने इस पाठ में बताने का प्रयास किया है। तो देखिए आपका हाउ फास्ट द मूवमेंट, हाउ द नॉर्मल रिदम, जो हमारे रिदम को, मतलब जो लयबद्ध हमारा जीवन जो था उसको खत्म कर दिया है, तोड़ दिया है। फास्ट मूवमेंट तो है, अगर एक शब्द में कहूँ ऐसा, तो ऐसा हम लोग इसमें आज जो है हम लोग चैन से जीने के लिए बेचैन की लाइफ को जी रहे हैं, चैन से जीने के लिए बेचैन लाइफ को जी रहे हैं। तो बताइए ऐसे लाइफ जीने से क्या फायदा है कि चैन के लिए बेचैन की लाइफ हम लोग जब जी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बात इसमें लेखक ने है बताने का प्रयास किए है। चलिए अब शुरू करते हैं। आपका अब तक इतना परिचय जो था वो लेखक के बारे में था, अब हम लोग शुरू करते हैं आज का जो लेसन है कि लेसन में लेखक ने जो है वो क्या कहने का प्रयास किया और क्या बताए हैं। तो लेखक साहब जो है वो लिखते हैं कि आई सॉ ए प्ले इन डब्लिन। देखिए पहला ही लाइन है, इस पहला लाइन से कितना बार क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आई सॉ ए प्ले इन डब्लिन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बनता है सिर्फ एक लाइन से, ठीक है। आपका आई सॉ ए प्ले इन डब्लिन। अब देखिए इसमें लेखक अपने आप को आपका जो है वो कहकर संबोधित करते हैं। इसका मतलब पूरे आपका जो यह
ये लेसन है वह आपका फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, मतलब लेखक खुद एक्सपीरियंस करके अपनी बातों को इसमें लिखने की कोशिश किए हैं और प्रयास किए हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि कहीं जा रहा था मैं, कहीं इसमें पता चलेगा कहाँ जा रहे थे, तो मैंने क्या किया, आई सॉ ए प्ले, प्ले का मतलब ड्रामा, नाटक, ठीक है। तो मैंने एक प्ले देखा इन ए डब्लिन, कहाँ पर, तो डब्लिन में। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, कई बार इसको गैप कर देता है और ऑप्शन में दे देता है प्ले, ड्रामा, स्टोरी, पोएम। तो आपको प्ले ही याद रखना होगा। प्ले का मतलब ड्रामा, नाटक, कहानी हुआ, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपको दिमाग में हमेशा प्ले याद रखना होगा कि प्ले लेखक ने क्या देखा था, तो प्ले देखा था। कहाँ देखा था, तो डब्लिन में। तो इसी से 2 क्वेश्चन आपका बनता है। तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने एक प्ले देखा, कहाँ पर, तो डब्लिन में। और डब्लिन कहाँ पड़ता है, तो इन आयरिश कंट्री टाउन, ठीक है, यह भी याद रखना होगा, ये आपका आयरिश कंट्री टाउन में जो है डब्लिन पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने एक प्ले देखा, और प्ले में क्या देखा कि आपका जो है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर किताब की बातें आपको बताता हूँ क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ छूट जाएगा। बहुत ही मज़ेदार चीज़ लेखक लिखे हैं कि विच इज द चीफ कैरेक्टर वाज ए डर्ली कॉर्न मर्चेंट। लेखक लिखे हैं इसमें आपका कि ये तो आयरिश कंट्री वाला हो गया कि आयरिश कंट्री में डब्लिन कहाँ पड़ता है, तो आयरिश कंट्री टाउन में पड़ता है। कि चीफ कैरेक्टर इसमें जो था, अब इस प्ले में लेखक ने जिस प्ले को देखा, इस प्ले को लेखक ने देखा, तो इस प्ले में जो था आपका मुख्य पात्र कौन है। कोई ड्रामा नाटक होता है ना जी, तो उसमें हम लोग मेन आदमी होता है ना, हीरो होता है ना, तो लेखक उसमें जब देखते हैं उस प्ले को तो वो उसमें कहते हैं कि उसका जो मुख्य पात्र था, चीफ कैरेक्टर था, वो कौन था, तो एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक अधेड़ उम्र का अनाज का व्यापारी। यहाँ पर जगह के अभाव के कारण मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ लिख दिया है कॉर्न मर्चेंट, और याद करने के कारण मैंने लिखा है। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट आपको बहुत कंफ्यूज करेगा याद करने में, लेकिन अगर आप कॉर्न मर्चेंट सिर्फ याद रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी और दिमाग में सेट रहेगा। तो मुख्य पात्र कौन था आपका, कौन था, तो वो एक कॉर्न मर्चेंट था। किस चीज़ का मुख्य पात्र, तो प्ले का। कौन प्ले का, लेखक ने इसको कहाँ देखा था, डब्लिन में। डब्लिन कहाँ पड़ता है, तो आयरिश कंट्री में, ठीक है, आयरिश कंट्री में। तो उसका मुख्य पात्र जो था एक अधेड़ उम्र का अनाज का व्यापारी था, जो कि कैसा आदमी था, तो मैंने अपने एंग्जाइटी, जो टेंशन से भरा हुआ था, चिंताओं से भरा हुआ था, जैसे आज हमारा लाइफ हो गया है, ठीक है, आज हमारा जैसे लाइफ हो गया है, ठीक है। तो ये आदमी जो था कॉर्न मर्चेंट जो था उस प्ले में, वह मैन ऑफ एंग्जाइटी, चिंताओं से भरा हुआ था, और एंड मैन ऑफ एंग्जाइटी एंड हाज हिज हार्ट वाज डिकी। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि उसका हार्ट जो था, हार्ट वाज डिकी, HEART, हार्ट, ठीक है, और कैसा था, तो डिकी था। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, ठीक है, हार्ट डिकी। उसका दिल जो था वो खाली हो गया था। तो जो आदमी टेंशन में रहेगा उसका दिल जो है वो भरा हुआ रहेगा, हैप्पी रहेगा, खाली ही रहेगा, ठीक है। तो उसका जो था, उसका हार्ट जो था, आपका दिल जो था वो डिकी हो गया था। डिकी शब्द का मतलब होता है खाली। यह भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो मैंने अपने एंग्जाइटी, चिंताओं से भरा हुआ था, जिसका दिल जो था, हिज हार्ट वाज डिकी, उसका दिल जो था वो खाली था। एंड उसमें और एक समस्या वाली बात क्या थी कि जो नेफी वाज चीटिंग, उसका जो भतीजा था, किसका, कॉर्न मर्चेंट का, लेखक का नहीं, कॉर्न मर्चेंट का नेफ्यू वाज चीटिंग हिम। यह भी पूछा है क्वेश्चन कई बार कि उसको धोखा कौन दे रहा था, कॉर्न मर्चेंट को, तो उसका नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू किसको धोखा दे रहा था, तो कॉर्न मर्चेंट को। और ये सब बातें किस प्ले की है, तो डब्लिन की। आपका जो डब्लिन में देखे हैं लेखक, प्ले उसका है। तो नेफ्यू वाज चीटिंग, नेफ्यू जो था उसका धोखा दे रहा था, ठीक है, नेफ्यू वाज चीटिंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अब उसकी पत्नी जो थी, पत्नी की क्वालिटी का भी कुछ वर्णन किया है। एंड हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ द स्पेंडिंग 10 ऑन ए हॉलीडे। इसमें एक सिंबल दिया गया है, डॉलर कहिए, पाउंड कहिए, जो भी कहिए, अपनी भाषा में याद रखने के लिए आप रुपया कह दीजिए। कि उसकी पत्नी का जो नेचर होता है, नेचर ऑफ वाइफ इज फैंटास्टिक। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉर्न मर्चेंट वाइफ। कॉर्न मर्चेंट वाइफ की आपका जो था पत्नी का प्रकृति कैसा था, नेचर कैसा था, वो कैसे मन दिलो दिमाग के थे, तो फैंटास्टिक उसका ऑप्शन होगा, फैंटास्टिक। फैंटास्टिक नेचर की वो थी कि मतलब क्या, एक्सपेंडेड माइंड आप कह सकते हैं, मतलब एक्सपेंसिव माइंड, खर्चीली दिमाग के, जो स्पेंड करती थी 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, किसी भी छुट्टी पर 10 पाउंड खर्च करने के शौकीन होती थी। अब समझिए, एक तो भाई कॉर्न मर्चेंट साहब टेंशन वाले आदमी, चिंता से भरल आदमी, दिल जिनका खाली, जिनका भतीजा जिनको धोखा दे रहा है, और उसी में पत्नी अगर ऐसी मिल जाए तो उसका क्या हाल होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि वो कैसे रह रहा होगा। इसमें लिखा है, मैं आपको बताता हूँ इस बात का, ऑल टुगेदर वाज द पेस ऑफ लाइफ वाज ड्रिफ्टिंग टू फास्ट हिम।
इस व्यक्ति के लिए जीवन जो था वह बहुत ही फास्ट हो गया था, बहुत ही तेज हो गया था। एंड इन द मोमेंट ऑफ द स्पेयर ही अटर टू ग्रेट क्राई फ्रॉम हार्ट, इसमें लिखा है मन ही मन वह रोता था। लेकिन रो कर क्या करे, कोई सुनने वाला हो तब ना। अपने जब धोखे देने वाले हैं तो दूसरा कोई है, आप रो कर चिल्ला कर कहाँ जाइएगा, ठीक है। तो आपका जो है उसका हिज हार्ट वॉज क्राई फ्रॉम द हार्ट एंड दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ द गोज एट 1000 माइल एन आवर एंड दैट इज टू फास्ट। और एक और बात इसको लिए टेंशन बढ़ाता था कि इसी में कोई कोई कह देता था इसको कि क्या है कि एरोप्लेन गोज एट द 1000 माइल पर आवर्स दैट इज टू फास्ट। तो कौन मर्चेंट सोचता है कि वो लोग कहते थे कि एक एरोप्लेन इतना है जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है वो चलता है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका पूछता है एग्जाम में कई बार। तो एरोप्लेन गोज एट द 1000 माइल पर आवर, ठीक है। वो लोग कहते हैं किसको, कौन मर्चेंट को, तो और वो पगलाता है, ठीक, कि आपका डेट इज द टू फास्ट, कि जो कि मेरे लिए बहुत ही फास्ट है, बाप रे बाप इतना तेज एरोप्लेन चलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ये बातें जो थी वो पैराग्राफ में। अब बात आ जाती है लेखक जीवन की बातों को कहते हैं, अपने लाइफ से जोड़कर, और जो सांसारिक बात होता है उसको बताते हैं। इतनी बातें जो थी लेखक ने बताया आपको, सिर्फ वो जो प्ले जो देखते हैं आपका डबलिन में उसके बारे में बताया। फॉर दैट ही वॉज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले, द मैंस कंप्लेंट गोज टू द ग्लोरियसली रिलेवेंट एंड द हाउ इज द सिचुएशन। और भी जो क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण लाइन रहता है उसमें देखते हैं, वो जो उनको समझाता है, बताता है। कुछ कॉमिक टाइप लगता है, कुछ आपका जो है इंटरेस्टिंग होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण बात इसमें दिया गया है। अगला पैराग्राफ जो शुरू होता है उसमें लिखा है कि यू सॉ व्हाट टू ओल्ड मैन फुल मिंट नॉट आई हैव जस्ट एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। अब सीधे मैं आपको पॉइंट बताता हूँ अपने जो नोटेड पॉइंट मैंने किया है उससे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लेखक लिखे हैं क्या, आई डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, आई डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, मतलब ऐसा नहीं, नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट, कि मैं तेज गति को, मतलब कि तेज रफ्तार को, जीवन के रफ्तार को नापसंद करता हूँ। यह क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग, कई बार एग्जाम में पूछता है, इसमें नोट लगा देता है तो और लफड़ा हो जाता है। इस क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से समझेंगे। लेखक जो है आई डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, इसमें वो लिखे हैं ठीक से, आई हैव नो एनी डिसलाइक, पूरा जो लाइन है आपका बुक का कि आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि नोट दैट, कि ऐसा नहीं कि मैं जो है डिसलाइक करता हूँ रैपिड मूवमेंट को, आई डिसलाइक रैपिड मूवमेंट, ठीक है, कि सभी तेज गति को मैं नापसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी तेज गति को पसंद करता हूँ, जिसका एग्जाम्पल उन्होंने इसमें दिया है। क्या दिया है, क्या इंजॉय ए कार एट 90 माइल पर आवर। मैं कार जब चलाता, मतलब मैं कार ड्राइविंग जो कर रहा होता हूँ या कार से यात्रा कर रहा होता हूँ, और जब मैं खुद कार चला रहा होता हूँ, और जब तक कि कार मेरी ना हो तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं चलाना पसंद करता हूँ। इससे यह बात शो होता है कि हर जीवन के हर क्षेत्र में वह आपका डिसलाइक नहीं करते हैं, मतलब कहीं कहीं लाइक भी करते हैं फास्ट मोमेंट को, ठीक है, यही कंफ्यूज करता है। आगे लेखक लिखे हैं इसमें कि गोइंग इन कार 90 माइल, ये तो बात मैं बता दी। आई एडोर द मशीन, दूसरी बात एक और लिखते हैं कि एडोर का मतलब होता है पसंद करना। आई एडोर मशीन, मैं उन मशीन को पसंद करता हूँ। एट बेटरसिया ये जगह का नाम है, जो क्या करता है, टू डाइन, जो मुझे हेल्प करता है, टू डाइन इन लंदन, लंदन में रात का भोजन, डाइन मतलब रात का भोजन, डाइन मतलब भूत पिशाच वाला डाइन नहीं, डाइन मतलब डिनर। तो जो रात में डिनर लंदन में करा दे, एंड लंच इन द न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में हमें लंच कराने का मतलब अवसर प्रदान करे, ऐसे मशीन को, ऐसे सुविधा को मैं पसंद करता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीवन का हर क्षेत्र में वो नापसंद, तेज गति को नापसंद नहीं करते हैं। आगे और बढ़ते हैं। अब लेखक और भी बहुत सारी बातें बताते हैं इसमें लिखा गया है कि जो वहाँ का चलाने का बेटरसिया में, लंदन में, प्लेजर एंड ट्रेवल यू गॉट फ्रॉम द कंट्री एंड बस समरसेट और टू द बट एंड द, इसमें और समरसेट की एक बात कर रहे हैं कि जो बस जो जाने का मज़ा मिलता है, आनंद मिलता है, ठीक है, जैसे हम लोग फास्ट बाइक चलाते हैं, ठीक है, उसमें, और जो स्लो चलाते हैं मतलब आराम से चलाते हैं, मज़े में चलाते हैं, उसमें दोनों में काफ़ी अंतर होता है। फास्ट गाड़ी तो हमें तेज़ी से पहुंचा देता है अपने गंतव्य तक, लेकिन उसमें बहुत रिस्क रहता है।
कभी हम गिर जाएंगे, कभी चोट लग जाएगी, कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, आप रोड का आनंद नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी आराम से मजे मज़े में जा रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो देखिएगा कितनी खूबसूरत हवाएं बह रही होती हैं, आप मज़े में एकदम गुनगुना रहे होते हैं, गाड़ी चल रही होती है, नो स्पीड में, कोई टेंशन नहीं रहता है, वो ज़्यादा आनंद देता है। तो लेखक इसमें लिखे हैं कि हमें जो है ये जो रियल प्लेजर जो है वो नहीं दे पाता है फ्रॉम द कंटेंट समरसेट, बट इट गिव अस द सुपरफिशियल सेंस ऑफ द ड्रामा एंड इट द शॉर्ट एक्साइटमेंट और एंसेस्टर। अब देखिए यही कारण था कि इन सभी चीज़ों के बगैर आवर एंसेस्टर हैड टू डू विदाउट, बिना इन सुविधा का लग्जरियस लाइफ का जो है आपका हमारे पूर्वज जो थे वो रह लेते थे, जी लेते थे। ठीक है, इंटर क्लास के पहला लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। उसमें गांधी जी ने कहा है, लिखा है कि हमारे एंसेस्टर, बिल्कुल वही पॉइंट यहाँ दिया गया है, हमारे एंसेस्टर ऐसे नहीं कि मूर्ख थे, और ऐसा नहीं कि वो मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं कि वो मोबाइल को नहीं बना सकते थे। ठीक है, कि मतलब आपका असुविधा में वो रहते थे, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते थे डेवलपमेंट करना, जानते थे, लेकिन वो जानबूझकर नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं ऐसे इस चीज़ को डेवलप कर दूंगा तो वह चीज़ हम पर हावी हो जाएगा और हम उसके जो है आपके उसके अंडर आ जाएंगे, लाचार हो जाएंगे, मजबूरी हो जाएगी। और वही बात आज हो गया है। मोबाइल से आप कितना देर दूर रह सकते हैं यह कोशिश करके देखिएगा, बात आपको पता चल जाएगा। आप बिना खाए एक टाइम रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल छोड़कर आप 1 घंटे भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी बातें हैं। तो हमारे पूर्वज जो थे, मतलब हम हर चीज़ पर डिपेंड हो गए हैं, बिल्कुल आश्रित हो गए हैं, और हम मतलब कि आलसी हो गए हैं, लेजी हो सकते हैं, बिल्कुल उस मशीन पर, उस चीज़ पर हम लोग। तो इसलिए लेखक लिखे हैं इसमें क्या हमारे एंसेस्टर जो थे इन चीज़ों को ऐसे ही मतलब कि रह लिया करते थे बिना इसके, क्योंकि वह रियल लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे, होम रूल को। ठीक है, वो एंजॉय करना चाहते हैं। नो वेदर स्पीड बिकम द समटाइम्स अनफ्रेंडली, नी वेदर द मेंटल एक्टिविटी एंड द टेंस नेचुरली डू द फॉलो इन द मशीन। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, और इसके पीछे एक और कारण था उनका, यह भी कहना था क्या कि स्पीड बिकम अनफ्रेंडली, कभी कभी स्पीड जो है हमारे लिए अनफ्रेंडली भी हो जाता है, मतलब ज़्यादा सुविधाजनक नहीं होता है, कभी कभी घातक भी हो जाता है। तो घातक होने के पीछे बिल्कुल होता है, एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो गया, घातक हो गया। ठीक है, तेज चला रहे हैं आप, कोई खराबी आ गया तो घातक हो गया। तो यह हमारे लिए अनफ्रेंडली भी कभी कभी हो जाता है। मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल बहुत ज़्यादा चला दिए, आँख खराब हो गया, चश्मा पहन लिए। ठीक है, गर्दन, अब जैसे आज ही का एक न्यूज में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति इतना मोबाइल देख रहा था, इतना मोबाइल देख रहा था कि उसके गर्दन नीचे हो गया था, अब उसको ऊपर गर्दन करने में दिक्कत हो रही थी। तो ये क्या है? तो यही सब बातें इसमें लिखे हैं कि स्पीड जो है आपका फास्ट मूवमेंट जो है वो बिकम अनफ्रेंडली कभी कभार। ठीक है, आगे अगला पॉइंट है स्टिक टू द प्रिजुडिस। मैं पूर्वाग्रह से बोल रहा हूँ, लेखक लिखते हैं कि एंड बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। लेखक अब खुद कहते हैं अपने बारे में। ठीक, यहाँ तो कह रहे हैं कि मैं सभी जगह जीवन में जो है ऐसा नहीं कि फास्ट मूवमेंट को नापसंद करता हूँ। ठीक है, नापसंद करता हूँ, मैं भी पसंद करता हूँ। जैसे उन्होंने कार चलाने का एग्जाम्पल दिया कि मैं 90 किलोमीटर प्रति घंटे से कार चलाता हूँ। लंदन में डाइन करना, न्यूयॉर्क में आपका जो है लंच करना, मुझे ये सब पसंद है। ठीक, तो यह दिखाता है। लेकिन आई एम स्लो थिंकर, लेकिन जब कैटेगराइज करने की बात आएगी, लेखक आता है तो कहते हैं कि मैं स्लो थिंकरों में से हूँ, धीरे सोचने वाले में, कम सोचने वाले में से, कम समझने वाले लोगों में से मैं हूँ। ठीक है, लेखक अपने आप को कैटेगराइज करते हैं। यह क्वेश्चन बाद में पूछा भी है और कई बार पूछा है, कितनी बार पूछता है एग्जाम में यह, कि अपने आप को किस वर्ग में क्लासिफाई करते हैं, किस थिंकर के रूप में, तो स्लो थिंकर के रूप में। तो लोग स्लो थिंकर के रूप में, और इसका एग्जाम्पल भी देते हैं वह कि कैसे, कि स्लो थिंकर में कैसे हूँ। तो फनी रिप्लाई आफ्टर द पार्टी ओवर, इसमें मैंने लिखा है यहाँ पर फनी रिप्लाई आफ्टर 4 आवर पार्टी ओवर। 4 घंटे पार्टी ओवर होने के बाद कोई बात अगर पूछी तो फनी रिप्लाई मैं देता हूँ। इससे भी समझ जाइए कि मैं स्लो थिंकर हूँ। फनी रिप्लाई का मतलब क्या हुआ कि कोई गया कहीं भोज खाने के लिए, ठीक है, खा कर वहाँ से घर आ गया तो कहा कि बहुत अच्छा बर्थडे पार्टी सब मनाया सब। तो घर के लोग कहा कि रे मूर्ख, बर्थडे पार्टी नहीं था, मैरिज एनिवर्सरी का पार्टी था। ठीक है, तो ऐसे होता है स्लो थिंकर। तो लेखक भी कुछ उसी कैटेगरी में से है, अपने आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल देकर। और वो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं एग्जाम्पल? कि आई गेट, तुम अगर विश्वास नहीं हो कि मैं स्लो थिंकर नहीं हूँ, तो विश्वास नहीं है तो एक टेस्ट ले लो। और कौन सा टेस्ट? तो इंटेलिजेंसी टेस्ट, बुद्धिमत्ता का टेस्ट ले लो। आई गेट लोएस्ट मार्क इन द टेस्ट, और उस टेस्ट में मैं पीछे से 1 नंबर आऊँगा। लोएस्ट मार्क इन टेस्ट,
लेखक ये सब एग्जाम्पल देते हैं अपने स्लो थिंकर होने का, कि मैं स्लो थिंकर हूँ। इंटेलिजेंस बिकॉज दिस ऑल दोज वन हैव कम अक्रॉस टू एंड ऑब्वियसली स्लो थिंकर आर टेरिबली हैंडीकेप्ड, और इसीलिए लेखक कहते हैं कि स्लो थिंकर आर टेरिबली हैंडीकेप्ड इन बिजनेस ऑफ द गेटिंग लीव। लेकिन स्लो थिंकर होने का फायदा भी है, घाटा भी है। लेखक बताते हैं यहाँ जो है आपका घाटा बता रहे हैं कि स्लो थिंकर, यहाँ फायदा उन्होंने यहाँ फास्ट मूवमेंट का बताया। स्लो थिंकर को लेखक ने डायरेक्ट यहाँ क्या कह दिया कि हैंडीकेप्ड इन बिजनेस। देखिए अभी कई बार पूछा है पॉइंट में ऑब्जेक्टिव में कि लेखक ने जो है हैंडीकेप्ड को स्लो थिंकर को क्या कहा है, तो हैंडीकेप्ड मतलब विकलांग। जो आज के युग में, जो इस फास्ट मोमेंट लाइफ के युग में अगर जो है तेज नहीं चलते हैं, जमाने से कदम मिलाकर नहीं चलते हैं, तो समझिए कि वह क्या है, हैंडीकेप्ड है। और हैंडीकेप्ड का मतलब विकलांग है। और विकलांग किस सेंस में, कि आप तेज नहीं चलेगा तो हाथ पैर टूट जाएगा, तेजी चलेगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। कहने का मतलब कि जीवन में वो डेवलप नहीं करेंगे। ठीक, आप आज आप ही देखिए कि कोई एक आदमी एक काम पर आश्रित नहीं रह रहा है। एक काम कर रहा है तो दूसरा काम सोच रहा है कि एक जगह और कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दे, कोई और मैं दूसरा काम कर दूँ कि जिससे कुछ और इनकम बढ़े। ठीक है, तो यह हुआ फास्ट मूवमेंट का मतलब। आना तो पता चला कि पिताजी दुकान खोल दिए और उसमें बैठ गए हैं और गीत सुन रहे हैं, लगा दिए हैं एकदम ब्रिटिश सरकार के वजह से। कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि हाँ कैसे बिकेगा, कैसे ग्राहक आएगा, कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं। तो बिल्कुल है हैंडीकेप्ड के बराबर आप है ही। ठीक है, जिंदा लाश की तरह आप हो जाइएगा अगर जमाने फास्ट नहीं चलेगा तब। इस सेंस में लेखक का कहना यह मतलब है कि लोग स्लो थिंकर आर हैंडीकेप्ड इन बिजनेस आज के युग में। ठीक है, और thinkers handicapped and get living, but what I am thinking about just now is not much the practical use of the one mind is used for the enjoyment। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता, ठीक है, आपका enjoyment मतलब कि फास्ट मूवमेंट जो है enjoyment भी है बहुत, मतलब कि enjoyment लोग करते हैं फास्ट मूवमेंट के लिए। अब अगला और लास्ट पैराग्राफ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेखक एग्जाम्पल देते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं कि मैं कैसे स्लो थिंकर हूँ। तो एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा, लेखक जो है एक बार कह रहे हैं कि आई गो टू द सिनेमा, मैं सिनेमा देखने गया। आई गो टू द सिनेमा किसके साथ, तो विथ वाइफ। मैंने इसमें नहीं लिखा है, कितनी बातें लिखा, पूरे बुक छाप देता है, बुक में तो सब लिखा है, आप जाकर देखिएगा। तो आई गो टू द सिनेमा, ठीक है, आई गो टू द सिनेमा विथ वाइफ, मैं अपने पत्नी के साथ एक बार सिनेमा देखने गया और जाता हूँ तो क्या होता है, आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉक सिचुएशन। मैं जाता हूँ तो कैसे स्थिति में पाता हूँ, तो निराशाजनक स्थिति में अपने आप को सिनेमा में पाता हूँ। मतलब आजकल की फिल्में जो हैं ऐसे बन ही रही हैं कि अगर आप अंत तक नहीं दिखिएगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, पूरे दिखाएगा शुरू में को जो सबसे ज़्यादा ईमानदार है लास्ट में वही जाकर क्रिमिनल निकलता है। ठीक, चीज़ों को हाइड कर करके दिखाया जाता है, बाद में दिखाता है कि हाँ ऐसा गया था तो ऐसा भी हुआ था। तो आजकल की फिल्में ऐसे ही बन रहा है। ठीक है, कंफ्यूज करने वाला। तो लेखक वही कह रहे हैं कि मैं जब जाता हूँ सिनेमा देखने तो अपने आप को होपलेस फॉक सिचुएशन में पाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में कई बार पूछ रहा है कि लेखक अपने आप को किस सिचुएशन में पाते हैं। 4 ऑप्शन देता है, सिर्फ होपलेस याद रखिएगा तो आप भर दीजिएगा, आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई गो टू द सिनेमा एंड फाइंड होपलेस फॉक सिचुएशन, अपने आप को मैं निराशाजनक स्थिति में पाता हूँ। कितना देर तक, तो फिल्म स्टार्ट होने के 2-3 मिनट तक मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन हीरो है कौन हीरोइन है, समझ में नहीं आता है। तब क्या करते हैं लेखक साहब, देखिए इसे मैंने नहीं लिखा है, इनलाइटमेंट आई हैव टर्न टू माई वाइफ एंड इनलाइटमेंट आई विश फॉर। तब मुझे पूछने के लिए, जानकारी के लिए पत्नी की तरफ मुड़ना पड़ता है और पूछना पड़ता है, फुसफुसाते हैं धीरे से, कह रही इसमें कौन हीरोइन है कौन हीरो है। ठीक है, तो पत्नी जो है इन दिस मतलब यही पूछते हैं कि क्या एक ही को इस फिल्म में लड़की है कि 2 गो है कि 3 गो है, समझ में नहीं आ रहा कौन है कितना है। तो पत्नी माथा पीट कर बताती है, कहती है क्या है, एंड विस्पर सी बैक, और धीरे से वह जवाब देती है। क्या कहती है कि देयर आर द 3 गर्ल इन द फिल्म्स। वो उनकी पत्नी उनको जवाब देती है कि देयर आर द 3 गर्ल्स। कितने गर्ल्स, हीरोइन भी लिखता है कभी कभी, गर्ल्स भी बुक में लिखा है। तो पत्नी बताती है उनसे कि देयर आर द 3 गर्ल्स ABC कहती हैं बाद में, पहले बताती हैं पूरे बॉडी पोस्चर से। इसमें लिखा हुआ है बुक में आपका कि एक थोड़ा सा छोटा बाल है, एक का भूरा बाल है, एक थोड़ी सी मोटी है, एक थोड़ी सी लंबी है, एक थोड़ी सी नाटी है। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो समझिए कि ABC के नाम से आप जानिए। ठीक है, पत्नी उनको कहती है लेखक साहब को, एंड
उसके बाद वो और भी बता देती है कि और कुछ बता दे अधिक है, कहीं फिर पूछेंगे नहीं समझ में आएगा तो पहले ही बेचारी बता देती है क्या। तो कहती है द हीरो हु टेक्स ऑफ हिज हैट एंड लव BCA। और हीरो जानते हैं कौन है इसमें, पत्नी को आ देती है उनसे पूछने से पहले, वो जानती है कि ये फिर पूछबे करेंगे नहीं समझ में आएगा तो पहले ही बता देती है कि इसमें हीरो वह है जो आता है और आने के बाद क्या करता है, टेक ऑफ हिज हैट। हैट मतलब वो जो गोल कलर का छाता वाला टोपी होता है उसको कहते हैं। तो हीरो वह है जो आता है और आने के बाद क्या आने के साथ क्या करता है, उस गोल टोपी को छज्जा को टोपी को उतारता है, वही इस फिल्म का हीरो है। एंड ही इज गोइंग टू फॉल इन लव। और वो उन लोगों से, हीरोइन से जो इसका लगाव होता है, प्यार होता है, वह कैसे होने जा रहा है, कैसे कर रहा है, तो पहले B से, फिर C से, फिर A से। ऐसा पत्नी इतना उनको समझाती हैं और समझाने के बाद तब क्या होता है, एंड प्रूव डेट, और यह प्रूफ कर देता है कि मैं कितना स्लो थिंकर हूँ। एंड देयर इज हैव मैन विच हैव द ट्रेन टू इटसेल्फ वर्क इन द गियर थ्रू द मैटर एंड द फैक्ट। लेखक लेकिन यह भी सोचते हैं कि कुछ कुछ लोगों का ऐसा दिमाग है कि बिल्कुल मतलब चेंजिंग गियर की तरह काम करता है। जैसे हम इतना स्लो हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कितना ही फास्ट चले तो वो सभी चीज़ों को समझ लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। उनका दिमाग का गियर भी उतना ही तेज चलता है, मेरा ऐसा नहीं चलता है। एंड it works the gear, but my point is that the most of my fellow present in the cinema do fast think enough to the comfortably with the rapid change of the scene and action। जो मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे साथी हैं, वो सभी सीन को बदलते हुए चीज़ को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन एक हम है, थिंक डेट मच फास्टर देन द पीपल डिड द थिंग 30 years। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस पूरे लेसन का, कि पीपुल थिंग्स, लेखक उसमें एक और बात करते हैं कि पीपुल थिंग्स टुडे, लोग आज इतना तेजी से सोचते हैं, फास्टर देन 30 years ago, मतलब आज से 30 साल लोग जो पहले सोचते थे उसके कई गुना ज़्यादा आज लोग इस तेज मतलब सोचते हैं। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो 30 years है। कई बार एग्जाम में यह भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है कि फास्टर कितने तेज लोग आज सोचते हैं। तो 30 years ago, आज से जो 20-30 साल पहले लोग जिस रफ्तार से सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आज लोग स्पीड सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउअडेज। अब लेखक ये भी लिखे हैं कि इफ़ यू डू नॉट थिंक फास्ट नाउअडेज, लेखक लास्ट में लिखते हैं कि अगर आप आज के युग में बहुत तेज फास्ट नहीं सोचते हैं, नहीं करते हैं, नहीं बनते हैं, तो उनका क्या होगा, नॉट ए गेट चांस टू थिंक एट ऑल। फिर उनको समय जो है, टाइम जो है, दोबारा मौका नहीं देगा उनको दोबारा सोचने का और आगे बढ़ने का। फिर आप उतना साल उस अपने कंपटीटर से आप पीछे रह जाइएगा, आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो इस हिसाब से स्टूडेंट जो है, यह कहानी, यह आपका जो ऐसे है, लेख है, यह लेसन है, वह ख़त्म होता है, फिनिश होता है। और आशा करता हूँ कि आपको जो मेरे द्वारा बताई गई बातें हैं, पॉइंट है, वो आपको समझ में आई होगी। तो आप कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि कैसा लगा यह वीडियो, कैसा लगा मेरा यह आपका जो है स्टडी बताने का तरीका, ठीक है। और मैं बहुत ही जल्द इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जो बुक में दिया गया है, जो एक्सरसाइजेस बुक में दिए गए हैं, खासकर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिल इन द ब्लैंक्स टू आपका ट्रू फॉल्स हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो मैं लेकर आपको आऊँगा और बताऊँगा। पहले चैप्टर पढ़ाऊँगा, फिर प्रत्येक लेसन के साथ साथ मैं उसका क्वेश्चन आंसर भी और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताऊँगा, ठीक है। जितनी मेरे पास सुविधाएं हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।